अब तुम्हारे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यू राइट अ सर्च फॉर द रिकॉर्ड गिवन बिलो, ठीक है। तो फर्स्ट रिकॉर्ड क्या है, यूजर नेम, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ 20 कैरेक्टर्स, 20 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, एक कैरेक्टर का एरे लेना होगा, ठीक है। अब जैसे उसने बोला 20 कैरेक्टर, ठीक है, तो तुमको कैसे पता चलेगी 20 कैरेक्टर ही है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एरे यूज करते हैं। देखो एरे क्या होता है, एरे होता है तुम्हारा कंसेक्यूटिव मेमोरी एड्रेस, ठीक है। जैसे कि तुमने बोला था इंट यूजर, ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे तुमने बोला यहाँ पे इंट यूजर एज, तो यहाँ पे एक ब्लॉक बनेगा, इसका नाम होगा यूजर एज, ठीक है, यूजर एज। और ये इसके अंदर क्या होगा, तुम्हारा इंट डेटा टाइप होगा, बस एक ब्लॉक, ठीक है। पर एरे क्या होता है, कंसेक्यूटिव ब्लॉक होता है, ठीक है। हर एक ब्लॉक जो तुमको हम बताए थे कि हीप में एक मेमोरी एड्रेस होता है, एक हीप में स्टोर होता है, ठीक है। हीप क्या होता है, एक ऐसा मेमोरी लोकेशन रैम के अंदर जहाँ पे तुम्हारा प्रोग्राम का डेटा मेंबर्स और मेमोरी स्टोर होता है, ठीक है। तो हीप समझिए क्या होता है, हीप में फिर तुम्हारा ये जो ब्लॉक है, ठीक है, ये इंट के लिए है, ठीक है। जैसे मान लो इसका एड्रेस है 200, हर एक ब्लॉक का एक एड्रेस होता है 200, ठीक है। और अब ये भी एक ब्लॉक होता है। अब क्या होता है कि अब जैसे देखो इसमें क्या होता है, जैसे तुमको ये तो हुआ तुम्हारा क्या, इंटीजर, ये हम लोग इसकी बात किए, इंट यूजर एज की बात किए। तो ये क्या हुआ, एक यूजर एज का वेरिएबल है, और ये क्या है, जो कि इंट डेटा टाइप का है, और उसमें कोई भी वैल्यू तुम 3 या कोई भी इंटीजर वैल्यू 34 स्टोर कर सकता है उसके अंदर। इसका एड्रेस मान लो, मैं तो हम लोग को तो नहीं पता, पर मान लो कि इसका एड्रेस 200 है, ठीक है। तो अब एरे में क्या होता है कि जैसे मान लो इसका एड्रेस है 300, इस ब्लॉक का, इस वाले ब्लॉक का 300 है। तो जैसे मान लो कि तुमने इंट, जैसे तुम एरे बना रहे हो इंट का, फिलहाल अभी हम लोग एरे का बना रहे हैं, अभी हम लोग एरे बना रहे हैं कैरेक्टर का, ठीक है। तो हम लोग अभी एरे बना रहे हैं कैरेक्टर का, ठीक है। तो जैसे अब हर एक डेटा टाइप जो होता है वो अपना अपना क्या बोलते हैं, स्पेस लेता है, अपना अपना मेमोरी, एक फिक्स्ड मेमोरी लेता है, जो तुमको हम समझा रहे थे उस दिन, ठीक है, कि इंट में तुम्हारा मतलब हाईएस्ट इतना नंबर ले सकता है। तो अगर वो इतना बाइट है तो वो कितना बाइट लेगा, वो सब रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो इंट लेता है 2 बाइट, ठीक है, और कैर लेता है तुम्हारा 1 बाइट, ठीक है, कैर 1 बाइट लेता है। उसी तरीके से तुम्हारा फ्लोट लेता है तुम्हारा 4 बाइट, ठीक है। इंट, फ्लोट और कैर। हम लोग बात कर रहे हैं अभी किस चीज़ की, क्या बोलते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं अभी कैर की, ठीक है। तो कैर लेता है 1 बाइट, ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि जैसे 300 मान लो ये एक मेमोरी एड्रेस है, ठीक है, 300। तो जो नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस होगा इस ब्लॉक के लिए वो होगा 301, क्योंकि 300 पे ये स्टोर है, 1 बाइट लिया दूसरा ब्लॉक, मतलब एक बाइट तो 300 ने ले लिया। अब सेकंड वाला कितने पे स्टोर होगा, 301 पे, और थर्ड वाला 302 पे। अगर मान लो ये एक एरे होता जो कि इंट का होता, ठीक है, ये किसका एरे है, कैर का एरे है, ठीक है। अगर ये मान लो इंट का एरे होता और इसमें 3 ब्लॉक होते, ठीक है, तो और मान लो ये 300 से स्टार्ट होता, तो जो नेक्स्ट ब्लॉक होगा वो 302 पे होगा, 304 पे होगा। क्यों, क्योंकि इंट कितना लेता है, 2 बाइट, ठीक है, इसलिए
दो नंबर से इसे इंक्रीज होगा, 300, फिर 302, फिर 304। ये 300 क्या है, मेमोरी एड्रेस होता है, ठीक है। मेमोरी एड्रेस अभी आगे चल के पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। अभी समझ लो मेमोरी एड्रेस होता है। अब हम लोग बोलते हैं एरे इज कॉन्जिक्यूटिव, एरे इज एलोकेशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, ठीक है। लगातार मतलब जैसे देखो अभी कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी 300 एक मेमोरी है, 301 भी एक मेमोरी ब्लॉक है, 302 भी एक मेमोरी ब्लॉक है, लेकिन ये क्या है, लगा सीरियल वाइज है, 300 फिर 301 फिर 302। ऐसा नहीं है कि 300 है फिर नेक्स्ट ब्लॉक्स का मेमोरी एड्रेस 400 है, फिर नेक्स्ट ब्लॉक्स का मेमोरी एड्रेस 200 है, ऐसा नहीं है, बहुत सीरियल वाइज है ये। पहले 300 हुआ, फिर 301 हुआ, फिर 302 हुआ, इस तरीके से। अगर तुमने कैर बोला तो, अगर तुमने इंट का बोला एरे, इंट का अगर तुमने एरे बोला तो क्या हुआ, 300 हुआ पहले मेमोरी एड्रेस, फिर दूसरा मेमोरी एड्रेस क्या हुआ 302, फिर 304, 306 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से चलते रहता है, ठीक है। अभी हम लोग को और वैसे ही फ्लोट में क्या होगा, यहाँ पे 300, अगर ये मान लो फ्लोट का एरे हो तो क्या होगा 300, फिर फ्लोट का कितना होता है, कितना मेमोरी रहता है 4 बाइट, ठीक है। तो वो 4 बाइट से इंक्रीज होगा, मतलब पहले 300, फिर नेक्स्ट में 304, ठीक है, फिर यहाँ पे 308, अगर ये, और फिर आगे 312, इस तरीके से चलते आता अगर ये फ्लोट का एरे होता तो, ठीक है, इस तरीके से। अभी हम लोग को क्या काम करना है अपना इसमें, कैरेक्टर का एरे में काम करना है, ठीक है। तो उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि स्ट्रिंग ऑफ 20 कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर तुमको 20 कैरेक्टर्स लेना है तो, अगर तुमको 20 कैरेक्टर्स का लेना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं 20 जैसे अभी हम लोग 3 साइज का लिए थे, ठीक है। अभी जो हम लोग का था वो 3 कैरेक्टर का जो साइज था, एरे का जो साइज था वो 3 था, 3 ब्लॉक्स है ना, तो 3 ये इसका साइज, ये एरे का, इसको हम लोग एरे का साइज बोलते हैं, जो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वो एरे का साइज होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग 3 ब्लॉक पे काम कर रहे थे, मतलब वो 3 है, पर क्वेश्चन में क्या बोला कितना चाहिए, 20 चाहिए, ठीक है। तो 20 चाहिए तो हम लोग ब्लॉक कितना बनाना पड़ेगा, 20, ठीक है। जैसे ये है तुम्हारा जैसे ये 1, फिर 2, फिर 3, 4, करते 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 कहाँ तक, 20 तक, ठीक है। ये पहला इंडेक्स कितना है, 0, पहला इंडेक्स 0, 1, 2, 3 और ये 20, इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 तक, ठीक है। अब देखो एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तुम बोलेगा ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर तुम ऐसा करेगा 0, 1, 2, लेकिन एरे क्या होता है, हमेशा 0 से इसका इंडेक्स स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 से स्टार्ट नहीं होता है। हम लोग क्या बोलेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जब हम लोग 19 तक पहुंचेंगे, जब हम लोग यहाँ पे 19 तक पहुंचेंगे तो क्या होगा कि 19 और ये 0 कितना हो गया, 20, ठीक है। तो ये 20 इंडेक्स पूरा हो गया, मतलब कि जो हम लोग कैरेक्टर बनाया है यहाँ पे यूजर नेम, उसका 20 इंडेक्स हम लोग को मिल गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 19 क्योंकि हम लोग यहाँ पे 1 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अगर हम लोग 1 से स्टार्ट करते तब यहाँ पे 20 आता, हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए 19 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक कम हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। अब ये क्या है, इस एरे का नाम क्या है, यूजर नेम एरे, ठीक है। किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है, 20 क्या है, इंडेक्स है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। अब इस इंडेक्स में होता क्या है, ठीक है। तो जो भी तुमने डेटा टाइप, जैसे तुमने कैर बोला है, कैर का ये एरे है, तो जो भी इंडेक्स है उसमें कैर टाइप का वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि इसके फर्स्ट 0 पे हम लोग कोई भी कैरेक्टर ABCDEFG 1 2 3 कुछ भी
एक स्टोर कर सकते हैं। मान लो मैंने ए स्टोर किया, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बी में 1 में क्या स्टोर किया, बी, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे कोई नाम स्टोर करना है, ठीक है, नाम को स्टोर करना है, ठीक है, जैसे मुझे कोई नेम स्टोर करना है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे रवि स्टोर करना है तो मैं क्या करूँगा, RAVI, ये दोनों जो दिख रहा है वो क्या है, वो तुम्हारा जो कीबोर्ड में होता है, ये अपना कीबोर्ड में तो तुम एंटर के जो बगल में होता है, ठीक है, जो एंटर के बगल में होता है वो है यहाँ पे, ठीक है, जो एंटर के बगल में होता है कीबोर्ड में वो है यहाँ पे 2, स्टार्टिंग में और एंडिंग में, ये स्टार्टिंग, ये एंडिंग, स्टार्टिंग एंडिंग, स्टार्टिंग एंडिंग, ठीक है। तो रवि मेरा एक कैरेक्टर में स्टोर हो गया, ठीक है, और बाकी के जो ये ब्लॉक्स, ये क्या है, खाली है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रवि जैसे तुमने स्टोर करना है तो 3 से स्टार्ट होगा। मान लो कि जैसे तुम चाहता है कि जैसे रवि है अपना यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, अभी इसमें तो कोई वैल्यू नहीं है इनमें, तुम चाहता है कि यहाँ से RAVI इधर लिखे, तो ऐसा नहीं होगा, हमेशा जो स्टार्टिंग से होगा वो 0 से ही स्टार्ट होगा तुम्हारा स्टोर होना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नाम वाम स्टोर करते हैं। तो इसमें तुम्हारा क्वेश्चन में क्या बोला था कि यूजर नेम, अब यूजर नेम क्या होगा, एक नेम ही होगा, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि जो यूजर नेम है वो 20 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, या तो 20 होगा या तो 20 से कम होगा। तो तुमने क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहला जो रिकॉर्ड है वो एक यूजर नेम है, नाम है, और स्ट्रिंग ऑफ 20 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग है, तो ये जब ये पूरा मिल जाएगा, मतलब तुम रवि एक लिख लेगा नाम, तो एक स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये जो कलेक्शन, ये जो RAVI है, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, क्योंकि इंडिविजुअली R क्या है, कैरेक्टर है, A क्या है, कैरेक्टर है, V एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग ऑफ 20 कैरेक्टर्स, मतलब कि हम लोग को एक कैरेक्टर का एरे लेना होगा जो कि 20 इंडेक्स होगा जिसके अंदर, ठीक है। तो एरे क्या है समझ में आया, किसमें जैसे ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे इंट यूजर एज है, ठीक है, तो इसमें हम लोग को इंट यूजर ने एज तो एक ही चीज होगी, मतलब जैसे या तो 20 30 कोई एक ही होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने एक इंट का वो ले लिया, ठीक है, जिसका नाम क्या है, यूजर एज, ठीक है। वो क्या है, एक इंट तरह का है, नाम है इसमें क्या है, इंट तरह का है ये, है ना। इसमें कोई भी एक इंटीजर, कोई भी एज, जैसे मान लो 27 एज है या 2 एज है, 27 है, तो कोई भी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीज हमने क्या लिया, अपने स्ट्रक्चर में लिया। अब इनको क्या बोलते हैं, डेटा मेंबर, ठीक है, डेटा मेंबर। अब ये जो 2 लाइन मैंने लिखा है यहाँ पे, ये जो 2 लाइन है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि जब कंपाइलर इसको रीड करेगा तो इसके बाद का लाइन वो नहीं पढ़ता है, मतलब ये अगर तुमने एक यहाँ पे लिख दिया तो भी इसको पढ़ेगा, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे 2 लिख दिया तो फिर ये अगर जैसे ही कंपाइलर देखेगा ये 2 स्लैश है तो वो उसके आगे का चीज़ नहीं पढ़ता है, मतलब वो इग्नोर कर देता है उस चीज़ को, ठीक है। तो ये हम लोग अपना कुछ भी समझने के लिए लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे कुछ लिख दो, कोई एरर वेरर नहीं जाएगी, क्योंकि ये कंपाइलर्स को नहीं पढ़ने वाला, ये हम लोग अपना सेल्फ लिखते हैं। तो ये क्या है, कॉमेंट, इसको बोलते हैं कॉमेंट करना अपने इस चीज़ पे, ठीक है, तो कॉमेंट करना बोलते हैं। तो ये क्या है, डेटा मेंबर है, ये भी एक डेटा मेंबर है। ये कैसा डेटा मेंबर है, एरे डेटा मेंबर है, किस तरह का एरे, कैरेक्टर का, और ये क्या है, यूजर एज है, किस तरह का, इंटीजर का, ठीक है। ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर, डिफाइन हो गया, ठीक है, एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया जिसमें एक यूजर नेम लेंगे हम लोग और एक एज लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेन में अपना। अब उसने क्या बोला था क्वेश्चन में कि कॉल दिस स्ट्रक्चर यूजर, नाम कॉल दिस स्ट्रक्चर यूजर, मतलब कि इस स्ट्रक्चर को तुम बोलो यूजर, मतलब क्या बोलने के लिए बोल रहा है कि इस स्ट्रक्चर का तुम नाम रखो यूजर, ठीक है। तो नाम हम लोग कब रखते हैं स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्ट लिखने के बाद जो लिखते हैं वो होता है नेम, ठीक है। और हमेशा लास्ट में क्या करते हैं, जब भी स्ट्रक्चर का स्कोप खत्म होता है तो एक टर्मिनेशन लगाते हैं, ये सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है, टर्मिनेशन लगाते हैं, ताकि हम लोग बोलते हैं कि मेरा स्ट्रक्चर यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ और ये खत्म हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है नेक्स्ट लाइन में कि क्रिएट ए वेरिएबल s1 फ्रॉम द स्ट्रक्चर यूजर एंड डिस्प्ले इट, है ना, क्रिएट ए वेरिएबल s1 फ्रॉम द स्ट्रक्चर यूजर एंड डिस्प्ले इट, ठीक है। तो एक बोल रहा है
वेरिएबल बनाने के लिए s1, ठीक है। तो देखो हम लोग वेरिएबल किस में बनाएंगे, मेन में बनाएंगे, क्योंकि हमारा सबसे पहले चलेगा क्या, जब प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो मेन ही चलेगा, ये स्ट्रक्चर नहीं चलेगा, ठीक है। मेन चलता है जब भी तुम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराओगे तो ये मेन चलता है हमेशा, ठीक है। तो हमने अब एक मेन बनाया, अब हम लोग बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाने के लिए। तो स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे बनता है, तुम पहले स्ट्रक्ट लिखोगे, स्ट्रक्ट, फिर स्ट्रक्चर का नाम जो कि यूजर है, और वो वेरिएबल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल नेम लेने के लिए क्या बोल रहा है, s1, ठीक है, क्रिएट अ वेरिएबल s1। तो हमने एक वेरिएबल s1 क्रिएट कर दिया जो कि इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं इंट a, ठीक है, इंट a बोलते हैं। तो एक a क्या होता है, वेरिएबल होता है किसका, इंटीजर का। वैसे ही s1 का एक वेरिएबल है किसका, इस स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब हम लोग अब बोल रहा है कि एंड डिस्प्ले इट, ठीक है, एंड डिस्प्ले इट, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो भी तुमने s1 का जो वेरिएबल बनाया है उसको डिस्प्ले करो, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतना भी तुम अगर लिख देगा तुमको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस डिस्प्ले करने के लिए बोल रहा है, रन करने के लिए नहीं बोल रहा है। तो बस इतना ही लिख देगा तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन हम तुमको और बता रहे हैं इसमें, और कुछ अगर पूछता है तो, जैसे मान लो कि तुमको जो तो तुमने डेटा मेंबर बनाया, इसमें अभी ये दोनों तो खाली है, मतलब क्या यूजर नेम 20 तुमने बस इसको डिक्लेयर किया है, ठीक है। इंट यूजर एज को भी बस डिक्लेयर किया है। अभी ये दोनों क्या है, खाली है। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर यूजर बन तो क्या है, बट इन दोनों में क्या है, खाली वैल्यू, कुछ कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसमें वैल्यू अगर हम लोग को डालना है, ठीक है, और मेन से डालना है, तुम चाहेगा तो यहाँ पे भी वैल्यू डाल सकता है। जैसे एरे को हम लोग एरे में एक वैल्यू डालने का तरीका बहुत तरीके का होता है, बहुत सारा तरीका होता है एरे में वैल्यू डालने का। एक तरीका ये ऐसा है कि जैसे मान लो यूजर नेम तुम्हारा एरे का नाम है, तो यूजर नेम, फिर हम लोग हम हमेशा एरे 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इंडेक्स लिखेंगे, 0 इंडेक्स पे एक कैरेक्टर डाल दो r, ठीक है। फिर इसी तरीके से, ठीक है, 0 पे, फिर उसके बाद 1 पे, फिर तुम्हारा 2 पे, फिर तुम्हारा 3 पे, और यहाँ पे लिख दो RAVI। तो जो चीज हम लोग बोल रहे थे वो यहाँ पे R आ जाएगा, यहाँ A आ जाएगा, यहाँ V आ जाएगा, यहाँ पे I आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 20 लिखते हैं, यहाँ पे जब हम लोग 20 लिखते हैं तो ये साइज होता है, मतलब यहाँ पे तुमको ये 19 नहीं लिखना है। अगर तुम यहाँ पे 19 लिख देगा तो फिर 0 से लेकर यहाँ पे 18 तक ही होगा, बस ये 18 तक आएगा, ठीक है। ये साइज तुमको फुल देना होता है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे 19 लिख दिया तो यहाँ पे 0 से लेकर 18 तक ही यहाँ पे 18 आएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर तुमको 20 साइज का लेना है, बोला है, तो यहाँ पे तुमको साइज तुमको पूरा देना होगा, 20 देना होगा। स्टार्टिंग तुम कहाँ से करेगा, फर्स्ट इंडेक्स का 0 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये हो गया। तो अब क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के इस एरे में, जो कि कैरेक्टर का एरे है, यूजर नेम में एक रवि करके स्टोर हो गया, ठीक है। और अगर इसको भी तुमको इनिशियलाइज करना है तो यूजर एज इक्वल टू 12, कोई भी इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो ये है तुम्हारा, ये तुमने कर दिया, स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज भी कर दिया। ये तो तुम डिक्लेयर किया यहाँ पे, है ना। डेटा मेंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा मेंबर को वेरिएबल जो है तुम्हारा, वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे डेटा मेंबर बोलो या फिर वेरिएबल बोलो, ठीक है, बात एक ही है। उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं। वही चीज़ सेम यहाँ पे डेटा मेंबर वेरिएबल को इसको डिक्लेयर कर रहे हैं और यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब तुमको मेन से तुमको इसको मेन से तुम चाहता है कि इसको इसमें हम वैल्यू डाल सकें, ठीक है। मेन से तुम चाहता है कि इसमें वैल्यू डाल सकें, ठीक है। तो क्या करो कि जैसे देखो, अब क्या करते हैं हम लोग, हमने एक वेरिएबल बना लिया स्ट्रक्चर यूजर s1, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो तुमको एरे में डालना है, ठीक है, एरे में डालना है, तो एक फंक्शन होता है स्टार कॉपी, ठीक है। स्टार कॉपी करके एक फंक्शन होता है, वो क्या करता है कि strcpy एक फंक्शन होता है जो तुम्हारा एक क्या बोलते हैं, कैरेक्टर टाइप का एरे लेता है तुमसे,
ठीक है, देखो इसको समझो, ये क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मान लो कि कैर है सन, ठीक है, ये तीन है इसका साइज, ठीक है। और एरे को हमेशा हम लोग एक स्क्वायर, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। एरे को हम लोग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से एक्सेस करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला सन 3, ठीक है, एक कैरेक्टर एरे है, इसका वेरिएबल का नाम है सन, उसकी साइज कितनी है 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन लोगों को बताए थे क्या होता है, ठीक है। तो एक सेकंड रुको, कैर यूजर नेम 20 हो गया तुम्हारा, we don't talk anymore, that was all before। खैर इसको छोड़ो, इसको जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है, ये तुमको समझ में नहीं आएगा, इसको खैर छोड़ो, इसको अभी छोड़ो। ये देखो इसमें क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोग, जैसे तुमने इसमें तो डाल दिया रवि, है ना, मतलब अभी हम लोग यहाँ मेन से नहीं डाला है क्योंकि तुमको फंक्शन में नहीं पता होगा, तो इसलिए तुमको समझ में नहीं आएगा। अभी तुम बस इसका देखो कि इसमें हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं कैसे, मेन से, अपने मेन, ये जो मेरा मेन फंक्शन है, इससे हम लोग अपने स्ट्रक्चर में वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। तो कैसे डालते हैं, हम लोग वेरिएबल बना लिए स्ट्रक्चर यूजर s1, तो ये क्या है, s1 एक वेरिएबल है, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल डॉट मेरा वेरिएबल का नाम, ये जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल है डॉट डेटा मेंबर, जिसमें तुमको वैल्यू डालना है, तो ये यूजर एज का डेटा मेंबर तुमको वैल्यू डालना है, तो s1 डॉट यूजर एज इक्वल टू 10, ठीक है। क्योंकि यूजर एक इंटीजर वैल्यू है, ये सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू ही लेगा, यहाँ पे 10.0 लिख देगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि एक इंटीजर डेटा टाइप है। जब s1 डॉट यूजर एज क्या हो गया 10, अब तुम बोलेगा इसको, अब ये क्या हम लोग क्या करा रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं इसको, ठीक है। बोले प्रिंट एफ एज एज क्या है तुम्हारा, परसेंटेज डी क्यों लेते हैं हम लोग, ये हम लोग सी में लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज डी इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, और ये इसलिए हम लोग परसेंटेज डी लिखते हैं, ठीक है। और परसेंटेज एन कब लिखते हैं, जब हम लोग को एक न्यू लाइन चाहिए होता है, ठीक है। अभी हम लोग को न्यू लाइन नहीं चाहिए, तो इसलिए हम लोग इसको हटा देंगे। न्यू लाइन मतलब कंसोल में जो न्यू लाइन आता है। अब कॉमा देके इसमें s1 डॉट यूजर एज, ठीक है, s1 डॉट इसको प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग s1 डॉट यूजर एज, तो ये वाला जो यूजर एज है तुम्हारा, ये वाला प्रिंट होगा s1 डॉट यूजर एज डॉट इक्वल टू 10। जैसे तुम बोलोगे s1 डॉट यूजर एज इक्वल टू 10, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कुछ नहीं थी यहाँ पे, अभी तो कुछ नहीं था, अभी इसमें कुछ भी नहीं था, यहाँ जब तक तुमने यहाँ तक बोला, यहाँ तक कोई वैल्यू नहीं थी। जैसे तुमने s1 डॉट यूजर एज इक्वल टू 10 बोला, तो इसके यूजर एज में 10 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। और जब तुम इसको प्रिंट कराओगे s1 डॉट यूजर एज बोल के, तो ये 10 प्रिंट होगा। इसको प्रिंट कराते हैं, कंपाइल एंड रन। ये देखो एज 10, ठीक है, प्रिंट हो गया ये, ठीक है। प्रिंट एफ एज, ये क्या है, ये हम लोग वो देते हैं जो कि हम लोग को प्रिंट अपने में प्रिंट कराना होता है कुछ भी, वो हम लोग डबल कोट्स के अंदर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रिंट, तो ये हुआ तुम्हारा स्ट्रक्चर। हमारा क्वेश्चन में बस यहाँ तक करने बोला था, इतना बस कर देगा तो हमको नंबर मिल जाता, ठीक है। ये तुमको बता दिए कि वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। उसमें बोला था s1 वेरिएबल को डिस्प्ले करके दिखाना है, तो बस इतना कर दोगे तो ये तुम्हारा s1 एक वेरिएबल बन गया किसके, स्ट्रक्चर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा एन्यूमरेटेड डेटा टाइप कॉल्ड डेज विद द वैल्यू गिवन बिलो। एन्यूमरेटेड क्या होता है, एन्यूमरेटेड तुम्हारा होता है एक ऐसा ये, ठीक है, जो कि सीरियल नंबर क्या बोलते हैं, स्टोर करता है अपने आप में, ठीक है। मतलब कि जैसे मान लो कि तुमको स्टोर करना है फ्राइडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एक या फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्या सीरियल वाइज एक है, तो इसको हम लोग
को स्टोर में करते हैं। देखो कैसे होता है, जैसे तुम्हारे क्वेश्चन में बोला है कि राइट अ स्टेटमेंट दैट डिक्लेयर्स एन एनुमरेटेड डेटा टाइप कॉल्ड डेज विद द गिवन वैल्यू। एनुमरेटेड डेटा टाइप के लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, एनम। जैसे हम लोग इंटीजर डेटा टाइप के लिए इंट यूज करते हैं, वैसे एनुमरेटेड डेटा टाइप के लिए हम लोग एनम यूज करते हैं। ठीक है, ये एनम डेटा टाइप और ये फिर ये वेरिएबल का नाम डेज, जो तुम्हारे क्वेश्चन में बोला है कि डेटा टाइप कॉल्ड डेज, तो डेटा टाइप कॉल्ड डेज। ठीक है, अब इसमें वैल्यू क्या बोला है तुम्हें, संडे। ठीक है, संडे, फिर क्या बोला है, मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर तुम्हारा वेडनेसडे, फिर तुम्हारा थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। ठीक है, तो जो भी तुम इसके अंदर वैल्यू, जो भी तुम न्यूमरेटर डेटा टाइप के अंदर वैल्यूज डालता है वो कर्ली ब्रेसेस ऑन और कर्ली ब्रेसेस ऑफ में, क्लोज में डालते हैं। जैसे हम लोग स्ट्रक्चर में ऑन किए थे और ऑफ किए थे वैसे ही है, लेकिन उस स्ट्रक्चर में क्या किए थे कि हम लोग इजिकल टू का साइन नहीं लगाए थे। इसमें हम लोग इजिकल टू से हम लोग लिखते हैं इंट ए इक्वल टू 9। ठीक है, उस तरह से हम लोग इंट डे इन एरम डे इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस ऑन और कर्ली ब्रेसेस बंद के बीच में वैल्यूज डालते हैं। जो भी वैल्यूज डालते हैं उसको, जैसे ये फर्स्ट वैल्यू सन, उसको कॉमा सेपरेट करके हम लोग सेकंड वैल्यू बोलते हैं, फिर कॉमा सेपरेट करके थर्ड वैल्यू। ठीक है, ये एक एरे जैसा ही होता है। ठीक है, इसमें पहले फर्स्ट इंडेक्स पे सन, सेकंड इंडेक्स पे मंडे, थर्ड पे ट्यूसडे, और हम लोग जैसे मान लो मैं यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे कुछ भी लिख दिए, ये सन ए से ये पहला हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुम कॉमा दे दोगे तो ये दूसरा हो जाएगा, मतलब कॉमा से सेपरेट कर देते हैं हम लोग। सन तुम्हारा फर्स्ट हुआ, मंडे सेकंड, ट्यूसडे, इस तरीके से, तो ये तुम्हारा वेरिएबल स्टोर्ड हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, देखो अब ये तो तुम इसमें वैल्यू इसमें डाल दिया, अब होता क्या है कि हम लोग को तुरंत पता चलता है कि एनएम की जो वैल्यू है, कल को तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ वेडनेसडे कब आता है वीक में। ठीक है, तो अगर तुमको पता है, तुमने एक एनएम डाल के रखा है, तो तुमको इसका इंडेक्स वो बता देगा कि 1 2 3 4, चौथे नंबर पे वो स्टोर है। ठीक है, एनम एक तरह का, मान लो अब हम लोग एनम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, एनम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एक सीक्वेंस मेंटेन करके रखता है एनम, है ना। ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये एक सीक्वेंस मेंटेन करके रख रहा है, यानी कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सम आफ्टर फॉलोइंग प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड। इसमें लिखा है कि तुम्हारा क्वेश्चन में क्या है, वॉइड मेन इंट सम आई। इसमें हम लोग जैसे हम लोग लिखते हैं इंट सम, है ना, तो वो डिक्लेयर हुआ, एक सम, एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। ठीक है, हम लोग कॉमा देके एक और इसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंट आई इक्वल टू ये, बट हम लोग को 2 बार इंट लिखना पड़ रहा है, उसके जगह पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इंट कॉमा देके ये, तो एक साथ सम और आई डिक्लेयर हो जाता है इंटीजर डेटा टाइप से। ठीक है, फिर हम लोग सम को क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, किससे, 1 से। ठीक है, सम इक्वल टू 1, और आई को इनिशियलाइज कर रहे हैं, आई इक्वल टू 9। ठीक है, अब सम और वो क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया। इनिशियलाइज मतलब दोनों में अब वैल्यूज आ गई, अब उसमें ब्लैंक वैल्यू नहीं है। अब डू, ठीक है, डू क्या होता है, एक तरह का लूप होता है, जैसे एक होता है तुम्हारा फॉर लूप। ठीक है, एक होता है फॉर लूप। ठीक है, लूप हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान लो कि तुमको एक कोई चीज को प्रिंट कराना है 4 बार। ठीक है, कोई चीज को तुमको 4 बार प्रिंट कराना है। ठीक है, तो तुमने ऐसा बोला कि while, ठीक है, सम को चलो ले लेते हैं 4। ठीक है, while सम इज लेस देन 0। ठीक है, अभी पता चलेगा सम लेस देन 0 क्यों लिखा है। ठीक है, जैसे तुमको रवि को 4 बार प्रिंट कराना, तो प्रिंट एफ, ठीक है, रवि को तुमको 4 बार प्रिंट कराना है। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, सम डिक्रीमेंट को कराते हैं एग्जीक्यूट।
जो तुम्हारा ये है इसमें तुमको बोलता है कि वॉइड यूज़ नहीं कर सकते, से भी जो नेक्स्ट न्यू वर्जन वाला है उसको वॉइड बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे रवि, ठीक है, को हमको चाहता प्रिंट कराना है, ठीक है, कंपाइल एंड रन। रवि 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 चाहता प्रिंट हो गया, ठीक है। तुम इसको नहीं यूज करके ऐसा भी कर सकता था, प्रिंट एफ रवि, ठीक है, इसको तुम 4 बार लिख दो, 4 बार, ठीक है, एग्जीक्यूट, यहाँ पे स्लैश, यहाँ पे स्लैश एन लिखेंगे ताकि न्यू लाइन में आए, ठीक है। न्यू लाइन बता रहे हैं अभी क्या होता है न्यू लाइन, स्लैश एन लिखने से क्या होता है बता रहे हैं अभी, देखो। तो अभी देखो हमारा जो आउटपुट आया है, कंपाइल एंड रन, एक 4 बार रवि आया है, ठीक है। जैसे मान लो हम एक स्लैशन यहाँ पे हटा दिए, ठीक है, फर्स्ट वाले पे, तो क्या हुआ देखो, पहला ये रवि एग्जीक्यूट हुआ, स्लैशन नहीं है, तो इसी लाइन में कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। तो फिर दूसरा रवि पढ़ा ये वाला, इसमें क्या दिखा, ये रवि पहले प्रिंट हुआ यहाँ पे, फिर ये वाला रवि प्रिंट हुआ यहाँ पर, ठीक है। फिर जैसे देखा स्लैश एन, तो यहाँ पे क्या करते हैं न्यू लाइन चेंज कर दिया, यहाँ पे ले आया, फिर क्या देखा रवि, फिर से यहाँ पे रवि प्रिंट किया, फिर देखा यहाँ पे स्लैश एन है, फिर से न्यू लाइन चेंज कर दिया, फिर क्या पढ़ा रवि एन, फिर स्लैश एन, फिर एक यहाँ पे एक और लास्ट में भी स्लैश एन लगा दिया, और ये खाली स्पेस दिखा रहा है वो स्लैश एन की वजह से दिखा रहा है। अब इसको हम लोग हटा देंगे तो खाली स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। स्लैश एन एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, देखो ये जो अभी देखो इसमें एक स्पेस आ रहा था, यहाँ पे ये स्पेस दिख रहा है, वो लास्ट वाला स्लैश एन लिखे थे इसलिए वो आ रहा था, अभी हटा दिए तो वो नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। ये इसके बाद वाला चीज़ तुम्हारा नहीं है, ये मतलब हम तो सॉफ्टवेयर का है, ये जो भी तुम्हारा प्रोग्राम का आउटपुट होता है वो इतने में ही होता है, ये इस लाइन के नीचे तुम्हारा आउटपुट नहीं होता है, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मान लो अगर तुमको 4 नहीं, तुमको 400 बार करना है या फिर 500 बार करना है,
ठीक है, तब कैसे 500 बार तो नहीं ले सकते, इस तरीके तो बहुत लंबा हो जाएगा कोड, है ना। वैसे स्थिति में इस काम को हमको रिपीट करना होता है, उसको हम लोग लूप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के लूप होते हैं, ठीक है। एक होता है वाइल लूप, ठीक है। जैसे तुमने बोला कि तुमको इसको 400 बार चलाना है, ठीक है, 400 बार तुमको रवि लिखना है, ठीक है। तुम क्या करोगे कि सम ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, प्रिंट एफ रवि, ठीक है, स्लैश एन, ठीक है, उसके बाद सम इंक्रीमेंट। देखो अब क्या होगा, जैसे ये वाइल पढ़ेगा कंपाइलर तो उसको पता चलेगा कि अच्छा चलो हम एक लूप के अंदर घुस रहे हैं, ठीक है। जब भी वो लूप के अंदर घुसता है तो वो एक कंडीशन, इसको बोलते हैं कंडीशन स्टेटमेंट, ठीक है। हर एक लूप में, वाइल लूप में क्या होता है, ये कंडीशन स्टेटमेंट होता है। कंडीशन स्टेटमेंट को हम लोग ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ठीक है। ये जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है, सम इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सम इज ग्रेटर देन 0 मतलब कि सम को 0 से बड़ा हो, अगर वो सम 0 से कम हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये जो लूप का जो ये स्कोप है, जो ये इसकी बाउंड्री है, ये और ये यहाँ से वो बाहर निकल आएगा, ठीक है। जैसे ये वाइल लूप है, इसको वाइल लूप बोलते हैं। ऐसे ही तुम लूप के अंदर घुसते हैं अपन, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अभी कितना है, 400, ठीक है, 400 है अभी, ठीक है। तो 400 क्या है, 400 तुम्हारा बड़ा है 0 से, ठीक है। तो ये क्या है, कंडीशन सही है, मतलब ये चीज़ तो, ये बात तो सही है कि 400 बड़ा है 0 से, तो ये अंदर घुसेगा, ठीक है। ये इसको प्रिंट एफ रवि को प्रिंट करेगा, ठीक है। अब हमने बोला सम माइनस, ये माइनस है और ये भी माइनस है, ठीक है, सम माइनस माइनस, ठीक है। सम माइनस माइनस का मतलब होता है कि सम इक्वल टू सम माइनस 1, ठीक है। ये होता है -1 का मतलब, माइनस का मतलब सम कितना है, 400, ठीक है। तो 400 माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू सम, ठीक है। अभी सम की वैल्यू, पहले सम की वैल्यू क्या थी, जब ये यहाँ पर था सम की वैल्यू थी 400। फिर एक बार ये प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद जो कंसोल आया था वहाँ पे एक बार ये प्रिंट होगा, फिर उसके बाद ये लाइन चलेगी, तो क्या होगा कि ये जो सम है, ये जो वाला जो सम है, ये अब किससे ओवरराइड होगा, 400 माइनस 1, ये कितना होता है 399, ठीक है। तो अब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 से हट के क्या हो जाएगी, 399, ठीक है। अब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 399, ठीक है, 399। अब फिर जैसे ही वो यहाँ पे आएगा, जैसे ही ये देखेगा कि अब मतलब इसका स्कोप खत्म हो गया है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गया है, तो ये इसके आगे कंपाइल नहीं करेगा, ये वापस से फर्स्ट वाले पे जाएगा, मतलब ये वापस से इस कंडीशन पर आएगा, ठीक है। अब सम की वैल्यू क्या है, 399, तो जो तुम्हारा 399 है, 399 जो है वो भी तुम्हारा क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन का ये सिंबल है। तो 399 भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब क्या, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर से लूप चलेगा, ठीक है। लूप चलेगा मतलब ये फर्स्ट लाइन चलेगी, तो फिर दूसरी बार तुम्हारा ये प्रिंट होगा, ठीक है। और फिर वही चीज होगा, सम इक्वल टू सम माइनस 1, ठीक है। मतलब कि अब क्या होगा, सम इक्वल टू 399 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 398, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 398। तो अब सम की वैल्यू क्या हो गई, 398, पहले कितनी थी 399, अब कितनी हो गई 398। अब ये जैसे देखिए कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गई, वापस जाएगा यहाँ पर, इस कंडीशन को फिर से चेक करेगा। तो अब सम की वैल्यू क्या है, 398। 398 भी क्या है तुम्हारा, 0 से बड़ा है, मतलब 398 इज ग्रेटर देन 0। तो फिर से ये चीज चलते रहेगी, तब तक चलते रहेगा जब तक ये कंडीशन तुम्हारी फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। मतलब कि जब मान लो इस तरह से जैसे कम होते जाते, 399 हुआ, 398 हुआ, उस तरह से करते करते एक कंडीशन आएगी जब होगा, कम होते कहाँ पर आएगा,
आएगा इस तरीके से कि सम की वैल्यू होगी कितनी 1, ठीक है, कम होते होते, ठीक है। तो उस समय पे क्या चलेगा, जब सम की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये तुम्हारा चलेगा, ये उस टाइम भी चलेगा तुम्हारा, ठीक है, चलते आ रहा ये बल्ब चलेगा। फिर जब ये लाइन चलेगी सम इक्वल टू 1 माइनस 1, हमेशा 1 से ही डिक्रीमेंट ये होगा। अब क्या सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अभी वापस से जब जाएगा यहाँ पे तो चेक करेगा, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि 0 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब सम की वैल्यू कितनी हो गई 0। जब 0 हो गई है तो 0, अब ये क्या है, जब ऐसी कंडीशन आती है तो दो चीज़ होता है कि अगर ये चीज़ है तो तुम्हारा ये कंडीशन फॉल्स होता है, मतलब कि ये कंडीशन फॉल्स होता है मतलब गलत है। अगर तुमने एक और ऑपरेटर होता है, ये, ठीक है, अगर तुमने ये बोला है, ठीक है, कि सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन तो नहीं है 0, ये जो 0 है ये ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल है इसके, ठीक है। तो ये एक और बार चलेगा ये, ठीक है, और फिर से सम क्या होगा 0 माइनस 1 होगा और सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। अब ये फिर से जाएगा, फिर से इसको चेक करेगा तो क्या होगा कि अब ये -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो जब देखिएगा कि ये ना तो 0 -1 ना तो 0 के बराबर है और -1 क्या है, छोटा है 0 से, मतलब ये -1 बड़ा भी नहीं है, ये बड़ा नहीं है 0 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कंसोल ये जो स्कोप है ये यहाँ से यहाँ नेक्स्ट मतलब यहाँ इस लाइन पे आ जाएगा, इस लाइन पे आ जाएगा, ठीक है, ये वाली लाइन पे आएगा। फिर देखिएगा रिटर्न 0 तो इसको रिटर्न 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो ये कितने बार, ये 400 बार चलेगा, ठीक है, ये रवि 400 बार प्रिंट होगा, देखो चला ये 400 बार। अगर तुम इसको प्रिंट एफ करके मतलब कितनी देर तुमको कितना बार करना होता। अब इसी में तुम इसको 400 तुमको 1000 बार चलाना तो इसको 1000 कर दो, ठीक है, तो ये 1000 बार तक चलेगा। देखो 1000 बार चला, 1000 बार इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये होता है लूप, इसको बोलते हैं हम लोग लूपिंग, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने के लिए। अब जैसे मान लो तुमने इसको अब तुम बोलेगा इसको माइनस क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब जब इसको मान लो माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसा करके छोड़ देंगे, ठीक है, तो ये 1000 कभी कम ही नहीं होगा, मतलब ये हमेशा 1000 ही रहेगा। जैसे कि ये पहला कंडीशन क्या है, सम 1000 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है ये, है ना। ये वो प्रिंट भी कर देगा, ये वापस अभी जाएगा, फिर से चेक करेगा, फिर देखेगा 1000, फिर उसके बाद चेक करेगा, चलो ये भी कंडीशन सही है, चलो ये भी कंडीशन सही, फिर से प्रिंट होगा। तो और इस तरीके से 3-4 बार चलता रहेगा, मतलब ये कंडीशन ये हर बार 1000 ही रहेगा। तो ये मतलब चलते ही रहेगा, मतलब कभी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि हर बार क्या होगा कि तुम इसको कम तो कर नहीं रहे हो, या ना ही कंडीशन तुम फॉल्स कर रहे हो उसको, है ना। तो ये चलते रहेगा कि ये जो कंडीशन है 1000 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये तो ट्रू है, ठीक है, और तुम अगर इसको 1000 को चेंज नहीं कर रहे हो, मतलब कि ये हर बार कंडीशन को सम की वैल्यू वही रहेगी, सम की वैल्यू 1000 ही रहेगी, तो हर बार 1000 ये चेक होगा, ये कंडीशन हर बार ट्रू होगी और ये हर बार प्रिंट होगा। तो ये इतना बार प्रिंट हो जाएगा कि तुम्हारा मेमोरी पूरा फुल हो जाएगा और तुम्हारा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। उसको बोलते हैं इन्फिनाइट लूप, ठीक है। तो हम लोग को अपने लूप में इन्फिनाइट लूप से बचना होता है कि हम अब जब भी लूप यूज़ करें तो ऐसा चेक करें कि कंडीशन एक ना एक बार तो फॉल्स हो ही हो। अगर तुम लूप ले रहे हो तो तुम्हारा अगर लूप ले रहे हो तो तुम्हारा कंडीशन फॉल्स होना ही होना है एक बार, ठीक है, ताकि तुम लूप से बाहर निकल सको। अगर लूप में ही रहोगे तो तुम्हारा इन्फिनाइट लूप चला जाएगा और प्रोग्राम पूरा मेमोरी भर जाएगा और क्रैश कर जाएगा, पूरा कंप्यूटर का मेमोरी भर जाएगा और क्रैश कर जाएगा तुम्हारा प्रोग्राम। तो उसी तरीके का होता है एक तो ये, अब लूप में भी दो तरह का लूप होता है, एक वाइल लूप होता है, एक फॉर लूप होता है, ठीक है, और एक डू वाइल लूप। 3 लूप होते हैं, एक वाइल लूप, एक फॉर लूप और एक डू वाइल लूप। तुम्हारे क्वेश्चन में डू वाइल लूप यूज किया गया है। डू वाइल लूप में क्या बोलता है कि हम लोग एक डू यूज करते हैं, ठीक है, और एक वाइल यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक वाइल यूज करते हैं।
और यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, तुम्हारे जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है वो है कि कंडीशन है तुम्हारे वाइल में i लेस देन 9। ठीक है, ये तुम्हारा कंडीशन है। डू वाइल लूप में क्या होता है कि ये जो डू होता है, डू का जो तुम कर्ली ब्रेसेस ऑन करते हो, ठीक है, और ये बंद हो जाता है, ये इसका पैटर्न होता है। तो डू एक बार तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, वाइल में जैसे मान लो हमने लिखा था, अभी जो हम लोग वाइल कर रहे थे उसमें क्या किए थे कि वाइल सम इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये था हम लोग का वाइल। ठीक है, इसमें हम लोग प्रिंट करा रहे थे रवि। मान लो कि हम लोग सम की वैल्यू यहाँ दिए -1। ठीक है, तो अगर -1 दिए तो ये पहले ही फर्स्ट ही स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि पहली बार में ही ये कंडीशन मतलब फॉल्स हो जाएगी। सम की वैल्यू कितनी है -1। -1 क्या है तुम्हारा, छोटा है 0 से, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये एक बार भी नहीं चलेगा, मतलब लूप के अंदर ये आएगा ही नहीं। तो जो तुम्हारा प्रिंट रवि है ये एक बार भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, पर डू वाइल लूप में क्या होता है कि जो डू के अंदर लिखा रहता है, ठीक है, डू के अंदर जो स्कोप है, ये जो स्कोप है, ये एक बार तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, ये एक बार मतलब कंडीशन ट्रू हो या ना हो उससे हमें मतलब नहीं है, एक बार तो ये चलना ही चलना है इसको। ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या था कि सम की वैल्यू से कितने से इसको इनिशियलाइज करा था, इसने 1 से करा था। ठीक है, और i को 9 से, और फिर डू में इसने क्या बोला है कि डू में क्या है, i इक्वल टू i -1। ठीक है, और सम इक्वल टू 2 इंटू सम। ठीक है, ये है तुम्हारा क्वेश्चन पूरा। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि अब ये तो एक लूप है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो चलेगा ही चलेगा। अब क्या बोल रहा है, i इक्वल टू i -1। ठीक है, तो जैसे हम लोग अभी तुम देखा था कि हम लोग सम इक्वल टू सम -1 कर रहे थे, है ना, तो वैल्यू कम होती आ रही थी। उस तरह से यहाँ पे क्या किया, i इक्वल टू i -1 किया है। ठीक है, तो i की वैल्यू क्या है 9, तो 9 -1 क्या होगा 8, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। ठीक है, सम इक्वल टू 2 इंटू सम। ठीक है, सम इक्वल टू क्या बोल रहा है 2 इंटू सम। देखो ये क्वेश्चन है ना तुम्हारा पूरा नहीं है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सम आफ्टर द एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो सम की इसमें वैल्यू पूछ रहा है कि सम की वैल्यू क्या होगी जब प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या है यहाँ पे तुम्हारा कि बोल रहा है i इक्वल टू i -1। अभी i की वैल्यू कितनी है 9, क्या बोला i इक्वल टू 9 -1, i की वैल्यू कितनी हो गई 8। ठीक है, फिर बोला सम की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, सम की वैल्यू कितनी है 1, पर क्या बोला कि सम इक्वल टू 2 इंटू सम। ठीक है, तो सम की वैल्यू कितनी है 1, 2 इंटू 1, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है, सम की वैल्यू 1 से क्या हो गई 2 हो गई, ये 1 क्या हो गया हट गया, और सम की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। ठीक है,
फिर उसके बाद ये इतना चला, यहाँ से यहाँ चला, उसके बाद ये कंडीशन चेक होती है, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा था, ऊपर में कंडीशन चेक हो रही थी, यहाँ पे नीचे में कंडीशन चेक होती है। चेक कर रहा है कि आई लेस मतलब आई बड़ा है कि नहीं 9 से, है ना। 9 छोटा है क्या आई से, ठीक है। तो 9 मतलब कि क्या बोल रहा है कि जैसे भी हम लोग की आई की वैल्यू कितनी हो गई है 8, तो करके ना ऐसे हमेशा कॉपी में कर लिया करो, तुमको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जब तुमने i-1 किया तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गया, ठीक है। अब 8 क्या है, बड़ा है क्या 9 से, है ना। मतलब क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि क्या 8 तुम्हारा बड़ा है क्या 9 से, है ना। तो ये तो कंडीशन फॉल्स है, मतलब अब 9 से तो 8 छोटा है ना, ठीक है। यहाँ पे अगर 18 होता तो ये कंडीशन ट्रू होती, ठीक है, क्योंकि 18 क्या है 9 से बड़ा है, 18 क्या है 9 से बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू होती। पर अभी हमारे पास क्या है 8 है, तो 8 क्या है, 8 तो 9 से छोटा है, मतलब कि इसको कैसा होना चाहिए था, इसको ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। इसको ऐसा होता तो ये कंडीशन ट्रू होता और फिर से ये डू चलता और डू में फिर से आई की वैल्यू कम होती, फिर से इनटू होता, फिर से कंडीशन चेक होती। बट अभी क्या है कि इसी पे कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, एक बार पे ही चलने पे, मतलब कि 8 हो गई इसकी वैल्यू और ये क्या है ऐसा बता रहा है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो सम ये लूप कितने बार चलेगा, सिर्फ एक ही बार चलेगा। तो सम की वैल्यू क्या थी, जब हम लोग ओवरराइड किए थे तो सम की वैल्यू हो गई थी 2, ठीक है ना। 2 × 1 हुआ था, तो सम की वैल्यू क्या हो गई थी 2, तो इसका आंसर क्या होगा 2। अगर ये मान लो यहाँ पे उल्टा रहता है, इसके जगह पे, चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे उल्टा रहता, ये अगर ऐसा रहता तो क्या होता, देखो अगर ये ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है। देखो पहले में क्या था i = i-1, मतलब कि 9 - 1, ठीक है, मतलब 8। हमेशा लाइन वाइज लाइन ट्रेस किया करो, ठीक है। अरे लाइन वाइज लाइन हमेशा ट्रेस किया करो कि कैसा चल रहा है, ठीक है। अब जब हम लूप में घुसे तो हम लोग बस इतना बात करेंगे, अभी पूरे प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं। जब तक हम लूप से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम लोग कोई मतलब नहीं। जब तक हम लूप के अंदर है हम लोग को बस इतने दूर से मतलब है हमको, और बाकी से किसी चीज़ से मतलब है। तो जब हम लूप से बाहर निकले तो बाहर चीज़ से मतलब है। देखो एक फंडा और है यहाँ पे तुमको, खैर चलो बता ही देते हैं। देखो ये होता है, दो कॉन्सेप्ट आता है, एक ग्लोबल वेरिएबल और एक होता है लोकल वेरिएबल, ठीक है। ये जो तुमने इंट मेन यहाँ पे डिक्लेयर किया है इसको, ठीक है, ये क्या हो गया इस लूप के लिए ग्लोबल वेरिएबल हो गया। अगर तुम जैसे इंट सम आई को तुमने यहाँ डिक्लेयर किया है पर यहाँ नहीं डिक्लेयर करते तुम, ठीक है। मान लो तुमने यहाँ डिक्लेयर नहीं किया, तुमने डिक्लेयर किया इसको लूप के अंदर, ठीक है। जैसे तुमने बोला इंट सम आई, ठीक है, तुमने क्या किया इसको लूप के अंदर डिक्लेयर किया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लोकल वेरिएबल फॉर दिस लूप, लोकल वेरिएबल फॉर दिस लूप। मतलब कि जैसे मान लो हमारे पास एक और डू लूप है, ठीक है। अभी तुम डिफरेंस समझना कि डिफरेंस क्या होता है लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में, ठीक है, डिफरेंस समझना। अभी देखो एक और लूप ले लिया मैंने, ठीक है। उससे पहले एक चीज देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, जब हमने बोला यहाँ पे इंट सम, ठीक है, इसको हटाओ, जब हमने ऐसा बोला था इंट सम और फिर बोला था कि सम = 9 और i = 9 और सम = 1, ठीक है, ऐसा बोला था हमने। तो हमने क्या किया था कि लूप के अंदर वेरिएबल का नाम से हम लोग इसको एक्सेस कर रहे थे। मतलब हमने आई बोला मतलब हम लोग इस आई की बात कर रहे हैं, जब हमने सम बोला तो हम लोग को पता चलेगा कि हम इस सम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फंडा होता है ग्लोबल वेरिएबल का। जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो किसी भी लूप में एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लो तुमने एक और लूप बनाया कॉपी, ठीक है, तुमने एक और लूप, ये तुम्हारा एक लूप फर्स्ट लूप है, ये तुम्हारा सेकंड लूप है, ठीक है, कुछ नहीं, ये फर्स्ट लूप है और ये सेकंड लूप है, ठीक है। अब इन दोनों में तुम देख रहे हो कि तुम यहाँ पे भी आई यूज कर रहे हो, यहाँ पे भी आई यूज कर रहे हो, ठीक है। पर अगर तुमने ऐसा बोला इंट आर, ठीक है,
अगर तुमने ऐसा बोला इंट आर, तो ये जो आर है, ठीक है, इस आर को ये हमारा फर्स्ट लूप है, ठीक है, ये जो आर है तुम्हारा, ठीक है, इस आर को जैसे हम लोग ये इंट सम और आई था, ठीक है, तो ये सम वेरिएबल और ये आई वेरिएबल इंटीजर का हम लोग अपने इस लूप के अंदर यूज कर पा रहे थे, सम को सम बोल के, आई को आई बोल के, ठीक है। पर ये जो आर है तुमने इसको कहाँ डिक्लेयर किया है, लूप के अंदर। तो इस आर को तो तुम इस लूप में नहीं बोल सकते कि जैसे तुमने बोला यहाँ पे इंट आर और नीचे बोल दिया आर इक्वल टू 9, ठीक है, तो तुम दूसरे लूप में आके ऐसा नहीं बोल सकते कि आर माइनस 1, ठीक है, तो दूसरे लूप में ऐसा नहीं बोल सकते कि r इक्वल टू आर माइनस 1। क्यों? क्योंकि ये लोकल वेरिएबल हो जाता है। जब तुम किसी चीज़ को लूप के अंदर या किसी भी लूप के अंदर तुम डिक्लेयर करते हो किसी को, तो उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ r जो है, तुमको r बस यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये जो इसका जो स्कोप है बस इतने दूर तुमको ये r मिलेगा, ठीक है। जैसे ही तुम इसके बाहर आओगे तो ये r क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। डिस्ट्रॉय मतलब इसका टाइम खत्म हो जाता है, इसकी इस जो भी इसके अंदर वैल्यू होती है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसका जो वैल्यू, उसकी वैल्यू कब डिस्ट्रॉय होती है, जब तुम्हारा प्रोग्राम खत्म होता है, ठीक है। जब तुम्हारा प्रोग्राम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तुम्हारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, तब ग्लोबल वेरिएबल की जो वैल्यू होती है तब खत्म होती है, ठीक है। लेकिन जो लोकल वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो कब डिस्ट्रॉय होती है, जब वो उसके स्कोप से, उस लूप के स्कोप से बाहर निकलता है। जैसे इस कंडीशन में फॉल्स होती है और लाइन यहाँ पहुँचता है, यहाँ से यहाँ पहुँचता है, मतलब इस लूप से बाहर निकलता है, मतलब तो इस आर की वैल्यू खत्म हो जाती है। और दूसरी चीज़ की इस लोकल वेरिएबल को तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक यूज़ कर सकते हो, और कहीं भी तुम उसको डिक्लेयर करेगा तो ये यूज़ नहीं होगा, मतलब कोई भी इसको दूसरा आदमी एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ होता है, ये डिफरेंस होता है तुम्हारा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा ग्लोबल वेरिएबल, क्यों? क्योंकि इसका जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है सम आई, ये क्या है, एक वेरिएबल है इंटीजर डेटा टाइप के। इसको तुम कहाँ, यहाँ पे भी यूज़ कर ले रहा है, इस लूप में भी यूज़ कर ले रहा है, ठीक है, और इस लूप में भी यूज़ कर ले रहा है, ठीक है। वो और भी, और अगर कोई दूसरा लूप होगा तो उसमें भी तुम उसमें यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल, ठीक है, डिफरेंस। तो अब जैसे हम लोग थे कि अगर अभी तुम्हारे क्वेश्चन में था ऐसा, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं अगर ऐसा होता तो क्या होता सम की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले सम को हमने इनिशियलाइज किया है इंट सम आई, फिर सम इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 9, ठीक है। तो तो तो